नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 24 मार्च 2023 को जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के आज लास्ट दिन के लास्ट शिफ्ट का यानी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और थर्ड शिफ्ट के जितने भी 100% रियल क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर 100% रियल हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया जाता है 100% रियल प्रश्नों के साथ। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप हमें जो कि टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम पे जो कि डेली का डेली PDF फाइल बिल्कुल फ्री में अपलोड की जाती है। ठीक है, तो जाइए उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 11। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार एक जो कि राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच जो कि विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि विधायी संबंध जो कि अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से 263 और वित्तीय संबंध जो कि अनुच्छेद 268 से 293 तक है। तो इनको याद रखिएगा, आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राजस्व निपटान की जब्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। जी हाँ दोस्तों, जब्त प्रणाली या फिर 10 साल प्रणाली राजा जो कि टोडरमल द्वारा पेश की गई थी, वह अकबर के समक्ष वित्त मंत्री थे। अकबर के शासनकाल में उन्होंने आगरा में अपना जो कि कर्तव्य निभाया और बाद में गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। यह प्रणाली वर्ष 1580-82 में प्रत्येक वर्ष कीमतें तय करने के कारण और पिछले वर्ष के राजस्व निपटान के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर जांच करने के लिए पेश की गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। बात करते हैं दोस्तों कि 10 साला या फिर जब्ती प्रणाली के तहत फसलों पर 10 साल का निपटान नहीं था। यह पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत कीमतों और उत्पादन पर आधारित था। यह प्रणाली मूल रूप से शेर शाह सूरी के समय में प्रचलित थी, लेकिन अकबर के शासनकाल के दौरान यह प्रणाली पूरी तरह से परिष्कृत हो गई थी। जब्त की व्यवस्था गुजरात और पश्चिम बंगाल के प्रांतों पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य के शासक राजस्व व्यवस्था के अभिलेखों का डेटा और ट्रैक रखने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और आया था कि वर्तमान में भारत के जो कि महान न्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल जो है भारत के, वो कौन है? R वेंकट रमणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल 2022 में बनाए गए थे। भारत के वर्तमान महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो कि R वेंकट रमणी हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था और उनका जो कि कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 थे। ठीक है, बात करते हैं प्रारूप समिति संविधान सभा का एक नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया था। 7 सदस्य कौन कौन थे दोस्तों एक बार जान लीजिए, जिसमें जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी जो कि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मीटर और DP खेतान, ये सभी 7 लोगों को नियुक्त किया गया था। ठीक है,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 108। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। बात करते हैं, यदि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं होता है तो राज्यसभा के उपसभापति इसे संभाल लेते हैं। संयुक्त बैठक आयोजित करने का नियम यह है कि दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। संयुक्त बैठक की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संसद के दोनों सदनों किसी विधेयक को पारित करने में असफल होते हैं और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो इन गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यह उस स्थिति में होता है जब एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया है और दूसरे ने खारिज कर दिया है। दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संसाधनों पर एक आम पृष्ठ पर नहीं आ सकते या विधेयक के 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किया गया है और अभी भी पारित नहीं हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह सदन के अनुशासन और मर्यादा को भी बनाए रखता है और इसमें बाधा डालने वाले सांसदों को दंडित भी करता है। प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सरकार की मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। जी हाँ दोस्तों, एक विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्न संबंध प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि कराधान, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, भारत के संचित निधि में व्यय या फिर प्राप्ति। ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के आनुषंगिक उपबंध हो उन्हें भी धन विधेयक माना जाएगा। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न आया था कि शीतलन किसके कारण होता है, तो जब समय के साथ आसमान के तापमान में बदलाव बहुत कम होता है तब शीतलन होता है। दोस्तों, ये न्यूटन का नियम कहता है। बात करते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम, यह बताता है कि शीतलन की दर या फिर ऊष्मा के नुकसान की दर निकाय के तापमान, आसपास के माध्यम के तापमान, उजागर सतह की प्रकृति और सीमा के बीच अंतर के समानुपाती होता है। समय के साथ आसपास का तापमान परिवर्तन बहुत छोटा होना चाहिए। व्याख्या के अनुसार न्यूटन ने कहा है कि न्यूटन के शीतलन के नियम में बताया गया है कि शीतलन की दर या फिर ऊष्मा के नुकसान की दर इसके सीधे अनुपातिक होता है। निकाय के तापमान, आसपास के माध्यम के तापमान, उजागर सतह की प्रकृति और सीमा, समय के साथ आसपास का तापमान परिवर्तन बहुत छोटा होना चाहिए, अन्यथा यह न्यूटन के शीतलन के नियम का खंडन करेगा। तो दोस्तों, यही सब क्वेश्चंस मुझे बस थर्ड शिफ्ट के मिल पाए हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर दिल से लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही जो कि जेन्युइन क्वेश्चंस का अगर एनालिसिस आप लोगों को चाहिए तो आगे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम होगा सबका एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।